नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634, 02223001635। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि नॉन एग्री कमोडिटी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल, नेचुरल गैस का ट्रेडिंग का समय एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और अब सुबह 9 से रात के 11:30 बजे तक नॉन एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग होगी, जो अब तक 5 बजे तक हो रही थी। कोरोना संकट के बाद ट्रेडिंग टाइम घटाया गया था, 11:30 बजे से घटाकर शाम के 5 बजे तक किया गया था, लेकिन दोबारा इसे 11:30 बजे तक करने का फैसला ले लिया गया है। 23 अप्रैल यानी परसों से ये लागू होगा। एमसीएक्स ने इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। हालांकि एग्री कमोडिटी में शाम के 5 बजे तक ही ट्रेडिंग होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और सचिन गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, क्या ये फैसला ठीक है? मृत्युंजय जी, जिस तरह से क्रूड में जो वॉलेटिलिटी है और जिस तरह का वाकया कल क्रूड में हुआ है और उसके कारण काफ़ी लोगों की पोजीशन रही थी और कट नहीं पाई, मुझे लगता है कि आई थिंक डिसीजन ठीक है। और जो भी प्राइस की जो मूवमेंट होती है इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की, आप भी जानते हैं कि 7 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के रहते हुए हमारे एमसीएक्स तो बाज़ार बंद ही होते हैं इधर। तो जो मेजर मूवमेंट के टाइम पे अगर बाज़ार बंद रहेगा तो उस समय अगर पोजीशन किसी क्लाइंट का एडवर्स होता है तो उसके रहते हुए जो नेकेड डेबिट्स ब्रोकर के ऊपर लग जाते हैं सारे। जैसे कि अभी क्रूड में हम देख रहे हैं संभावनाएं बन गई हैं नेकेड डेबिट की। क्रूड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस में डीडीआर उसका अभी फाइनल कर दिया एमसीएक्स ने। तो उसके आई थिंक इन चांसेस से थोड़ा बचा जा सकता है अगर 11:30 तक मार्केट में ट्रेड होता है। हालांकि हमें थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी। अब हमें शाम के लिए भी स्टाफ को जो है अरेंज करना पड़ेगा और उनके उनको लाना ले जाना, लॉजिंग का वो सब भी मैनेज करना होगा। एनीवे वी विल मैनेज इट, बट एटलीस्ट इट विल कवर द लॉसेस। ओके, सचिन जी, आपका क्या कमेंट होगा? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे लगता है एक सही डिसीजन आया है बिकॉज काफी टाइम से इन्वेस्टर्स इस चीज का वेट कर रहे थे। ट्रेडर्स को काफी लॉसेस हो रहे थे बिकॉज 5 बजे मार्केट क्लोज हो जाता था और उसके बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट में मोमेंटम होता था, इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन होते थे और डेटा आता था, तो वो सारा मोमेंट मार्केट कैप्चर नहीं कर पाता था, जो कि फिर नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती थी, जिसके कारण हैवी लॉसेस जो है वो ट्रेडर्स को हो रहे थे। तो मुझे लगता है काफी अच्छा डिसीजन है। अब एटलीस्ट 11:30 तक मार्केट रहेगा अपने प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंगली, तो पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी। लेकिन अब एक सवाल मेरा आपसे और होगा राजीव जी कि ठीक है, ये तो बात हो गई ट्रेडिंग टाइम की। आप लोग कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है ठीक हुआ है, लेकिन कच्चे तेल में जो तेज गिरावट का माहौल बना है, आपको क्या लग रहा है? ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है? क्योंकि आज भी 20 से 30% दाम लुढ़के हैं। और कितनी गिरावट और कितना पैनिक? मृत्युंजय जी, अब तो ये सारी सीमाएं मतलब इस बारे में बात करना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जिस तरह का हमने कल सेटलमेंट प्राइस देखा है नाइमेक्स में, क्रूड का माइनस $37 पे सेटलमेंट हुआ है, जिसके रहते हुए एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट भी माइनस ₹2884 में सेटल हो रहा है। तो ये कहना बहुत ही मतलब आई थिंक नाइंसाफ़ी रहेगी कि ये कहाँ तक नीचे जा सकता है। अब तो मतलब हम बात करते थे कि कमोडिटीज़ जो हैं कभी भी माइनस में नहीं जा सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज़ इनकी कंज़म्पशन है, अंडरलाइंग एसेट है। आई थिंक इसको कहना भी अब बेईमानी सा लगने लग गया है, बिकॉज़ कल जिस तरह का हमने देखा है बाज़ार, नीचे में कोई भी रेट आ सकता है। इसीलिए ट्रेडर्स को ख़ास तौर पे एडवाइस है कि अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस के हिसाब से ही काम करें, और जब बहुत हैवी वॉलेटिलिटी हो मार्केट में और जब अनिश्चितता का माहौल ज़्यादा गहरा जाए, तो उस समय तो पोजीशंस मेरा मानना है कि कैरी नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे पोजीशन में ही ज़्यादा काम करें। जो भी नफ़ा नुकसान है, दिन का नफ़ा नुकसान लिया और बांधा और अपना ट्रेड क्लोज किया।
ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी है कच्चे तेल के ऊपर तेज गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। क्रूड पर सचिन गुप्ता आपका क्या कमेंट होगा? जी, बिल्कुल जिस टाइप का मोमेंटम है, काफ़ी वॉलेटिलिटी हैवी है, हालाँकि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में वापस से एक बार जो है 1200 और 1300 तक की रेंज जो है वापस देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो 1400 के आसपास से सेल पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी, 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में टॉप साइड मुझे लगता है 1200 लेवल्स जो है क्रूड में वापस देख। ओके, राजीव जी, गोल्ड का मार्केट भी टूटा है, क्या गोल्ड में भी गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है क्या? हाँ मृत्युंजय जी, एक ऐसे जंक्चर के आसपास गोल्ड इंडियन मार्केट में बंद हो रहा है जिसे 45,300 के आसपास बाजार बंद हुआ है। ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन है 45,000 45,300। और इंटरनेशनली बात करूँ तो मैं जो 1670 $1680 है वो भी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह है। तो जब तक बाजार इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं होते 45,000 के नीचे, खासतौर पर इंडियन मार्केट में MCX, मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल है और ये बाउंस बैक दे सकता है, रिकवरी दे सकता है। तो हमारी एडवाइस है कि 45,300 पे खरीदें। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 45,150 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर में मुझे लगता है कि वापस 45,600 45,800 तक के एक रिकवरी दिखा सकता है। और जिस तरह से इंटरनेशनल इक्विटीज़ में डाउनफॉल है, इवन एसेट क्लासेस जो है इकोनॉमी को चलाती हैं, क्रूड बेस मेटल्स एंड अदर थिंग्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, उनमें भी गिरावट है। तो जो पैसा है वो जो आई थिंक गोल्ड की तरफ फ्लो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में निचले स्तरों पे एक रिकवरी बन सकती है और वापस बाजार में हम उछाल देख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में निचले स्तरों से एक रिकवरी बन सकती है और इस पर आपको नजर रखनी है। चांदी के ऊपर सचिन जी आपका क्या कमेंट होगा? चांदी में क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल चांदी में भी जैसे गोल्ड का है ट्रेंड, ऐसे ही चांदी का भी कंटिन्यूअसली रहा है। और पिछले 10 टू 15 डेज़ की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो एक अपसाइड मोमेंटम मिला था। हालाँकि अब पिछले 2 दिन से एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अंडरटोन जो है गोल्ड सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव ही है। बट कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइसेस ओपन होते हैं अराउंड 41,500 और 600 की रेंज में, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं उन लेवल्स पे। अराउंड 41,800 का एक स्टॉप लॉस के साथ में 41,600 500 की रेंज से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में 41,000 तक के टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास में अगर प्राइस मिलते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म पोजीशंस जो है वापस से बाइंग साइड में इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रहा है आपकी है, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि कच्चे तेल का सेटलमेंट माइनस में होगा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्रूड मार्केट के ऊपर। क्रूड का सेटलमेंट अब माइनस में होगा और 2884 माइनस 2884 रुपए के भाव पर अप्रैल वायदा का सेटलमेंट होगा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। पहले MCX ने ₹1 का एक प्रोविजनल प्राइस दिया था सर्कुलर में, हालांकि उसके बाद बातचीत हुई, सेबी से इंटरनल मीटिंग हुई और अब यह फैसला लिया गया कि 2884 रुपए के भाव पर, माइनस 2884 के भाव पर क्रूड के अप्रैल वायदा का सेटलमेंट होगा। मतलब यह है कि बायर को, जो बाइंग में थे, उन्हें करीब करीब 300 से 350 करोड़ का नुकसान होगा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये दलील दे रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ₹1 के भाव पर सेटलमेंट हो जाना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो, लेकिन यहां पर इसके उलट ये फैसला लिया गया है एक्सचेंज की तरफ से और 2884 के भाव पर सेटलमेंट, यहां पर माइनस 2884 के भाव पर यहां पर सेटलमेंट तय किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। राजीव जी, आपका पहला कमेंट इस खबर के ऊपर। मैंने तभी कहा था कि जो नीचे के जो लिमिट्स है कुछ भी नहीं है भाव की जाने की। जिस तरह से अप्रैल का अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनस में सेटल हो रहा है, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स को आई थिंक ट्रबल होने वाला है। अगर किसी क्लाइंट का प्लस पोजीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रोकर 100% मार्जिन ले सकता है बाय साइड का, कि कोई चीज़ जीरो हो जाएगी, जीरो से नीचे तो नहीं जाएगी। बट यहाँ पर देखिए इसका उल्टा हुआ है, माइनस में 2884 रुपये। मीन्स आपने अगर कोई क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट कल बाय का छोड़ा होता
और आपने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी एज ए मार्जिन ब्रोकर को दिया होता, उसके ऊपर आपको 3 लाख रुपया और देना है पर कॉन्ट्रैक्ट, 2,88,400 रुपया, जो कि आई थिंक एक नेकेड डेबिट की तरह ब्रोकर्स के ऊपर पड़ेगा। आई थिंक द सिचुएशन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रोकर्स जिनके पास बाइंग पोजीशन ज़्यादा है, और डेफिनेटली उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई हैं। आपका क्या कमेंट होगा? सचिन जी, आपका क्या कमेंट होगा? बहुत बड़ी खबर है कमोडिटी मार्केट के इतिहास में, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माइनस में क्रूड का सेटलमेंट होगा। जी हां, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनस में किसी कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो रहा है। क्या कमेंट होगा आपका? एग्जैक्टली मृत्युंजय जी, काफी पैनिक सिचुएशन रहेगा, काफी ज्यादा लाइक ब्रोकर की अगर बात करूं, जैसा राजीव जी ने अभी बताया कि जिसके पास में बाइंग पोजीशंस होल्ड थी उन लोगों को काफी लॉसेस हो सकते हैं, और जो शॉर्ट में थे उनको बेनिफिट भी हो सकते हैं। हालांकि अगर ट्रेडर्स के लिहाज से देखा जाए तो काफी पैनिक सिचुएशन हुआ है। -2800 मतलब कि आप ऑलरेडी जो मार्जिन दे चुके हैं, जो अमाउंट दे चुके हैं, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक 2800 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो 2 लाख 3 लाख रुपीज का जो अमाउंट आएगा, वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रेडर को वापस से पे करना होगा। तो काफी पैनिक सिचुएशन है और लाइफ में पहली बार देखा गया है। हालांकि ये जो सिचुएशन आई है, इसने जो लाइक डेरिवेटिव मार्केट की जो थ्योरी है कि डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कवर्स देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइन, इस थ्योरी को कहीं ना कहीं जो है वो एक रॉन्ग प्रूफ किया है, क्योंकि अंडरलाइन से भी मार्केट नीचे गया, अंडरलाइन के बेस पे भी नहीं टिका और फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव में जाके क्लोज हुआ। तो काफी पैनिक वाली सिचुएशन लगती है मुझे। ओके, तो आपको काफी पैनिक वाली सिचुएशन, लेकिन ठीक है, जो भी फैसला लिया गया होगा एक्सचेंज की तरफ से, ये पूरी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया होगा, क्योंकि रूल यही था कि जो भी नाइमेक्स पर क्रूड का सेटलमेंट प्राइस होगा उसी के आधार पर एमसीएक्स पर भी सेटलमेंट होगा। तो उस रूल को फॉलो किया गया है। हालांकि ये बात कही जा रही थी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, तो क्या इस माहौल में उस तरह के रूल को फॉलो करना चाहिए? राजीव जी, अब आप हमें ये बताएं कि अब जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? मृत्युंजय जी, उसके लिए संकेत ये मिल रहे हैं कि अगर आपका कोई क्लाइंट का अगर बाय पोजीशन है और आई थिंक उसमें माइनस में भी जा सकता है, तो आप मार्जिन 300% 400% मार्जिन क्लाइंट से लीजिए ट्रेड करवाने के लिए। और फ्यूचर्स की जो थ्योरी है वो बीटी हो जाएगी, बिकॉज फ्यूचर्स में मार्जिन ट्रेडिंग होती है, और अगर हम मार्जिन ही 400% ले रहे हैं तो आई थिंक वॉल्यूम्स आने वाले समय में थोड़े कम होंगे। और जिस तरह से ब्रोकर्स को आई थिंक काफ़ी ब्रोकर्स को नुकसान होने वाला है जिनके यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस होंगी, तो बहुत आई थिंक काफ़ी रिस्ट्रेन करेंगे ब्रोकर्स अब वॉल्यूम लेने में और पोजीशन कैरी करवाने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है मार्केट के इक्विलिब्रियम पे भी इसका असर काफ़ी पड़ने वाला है, बिकॉज ये अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनस में जाकर सेटल हो रहा है। लाइफ टाइम में मैंने भी नहीं देखा, और आई थिंक किसी ने भी नहीं देखा। मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ एमसीएक्स के एमडी और सीईओ पीएस रेड्डी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हैं। रेड्डी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी बिजनेस पर समय देने के लिए 2884 -2884 रुपए आप लोगों ने सेटलमेंट का प्राइस तय किया गया है। जो बायर है उनकी ये दलील थी कि ये कुछ ज्यादा है, नुकसान ज्यादा होगा। 350 करोड़ के आसपास का एस्टीमेट आ रहा है नुकसान का। तो क्या कुछ डिफॉल्ट की भी आशंका बनेगी, या आपको लगता है इसकी कोई संभावना नहीं है? Absolutely nothing. No default. We have already taken into consideration the collateral. Hello. जी सुन रहा हूँ सर, बोलिए प्लीज। Okay. जी सुन पा रहा हूँ सर, आप बोलें। Sorry. Yeah, there is absolutely no problem, and we have taken cognizance of the total obligation on the exchange platform, and we have already blocked the collaterals of the people who have obligation. So absolutely fine. Absolutely not to worry about any of the any kind of defaults on the exchange platform. We are doing business as usual. ओके, तो आप कह रहे जी आप कह रहे हैं डिफॉल्ट की कोई आशंका नहीं है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़े हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर। अनिल सर प्लीज।
जी रेड्डी साहब ये बताइए कि पूरा दिन भर लगा आपको ये प्राइस फाइनल करने में कि क्या की जाए। फाइनली वही जो आपका फॉर्मूला है मेरे ख्याल से उसी प्राइस पर आप आए हैं। तो क्या सारे ऑप्शन पे आपने विचार किया कि क्या प्राइस कुछ अलग भी हो सकती, क्या ये ₹1 हो सकती थी, क्या कुछ और कम नुकसान बायर्स को हो उस तरह से, क्या अलग अलग आपने ऑप्शन पर विचार किया? Well, what I want all of you to be aware, okay, and in fact everybody is aware, is that this contract has been running for the last 15 years, and everybody knows at the end of the settlement period, it gets settled on the NYMEX prices, whatever that be. We never tampered with that pricing, so there is no reason why we should be doing this. Second, everybody is aware that the market closes at 5 o'clock. And and yesterday was the last trading day, and there were ample opportunity to move over to the next contract. Right. Okay? And third, which is equally important, is whatever is the news that is coming out with respect to the lower storage capacity in US and other things, that has been there for the last 5-6 days. So it's not something that overnight that news has come and the prices have crashed. So it all depends on how they take the call, traders. So accordingly, this has happened. So we and people are also positioning it's negative. Price is negative. That's the only thing they are looking at it. But imagine a situation that at a $12 contract, if it goes up to $100 or $200 overnight, don't Absolutely. I fulfill the obligation? They're supposed to be fulfilling. The other side will always say that you please fulfill the obligation. Absolutely. So we must be fair to all sides, and the best way to mitigate the situation and sail through this situation is to go by the contract. Yeah. So, Mr. Reddy, And we have also reiterated on 15th April by another circular saying that the contracts are going to be settled at NYMEX prices. So there is no uncertainty on it. Absolutely. I appreciate the fact that exchange has always aware investors that this is how the settlement would be. Then I just want to know one thing. Why did exchange took so much time to declare the closing price? आपको इतना समय क्यों लगा फिर जब फॉर्मूला फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो पूरा दिन लगा ये फाइनल प्राइस बताने के लिए? No, there are pros and cons of it. So we need to take it to the regulators. We have consulted them, and they are also of the same view that we should go as per the contract specification. Right. And post that we have taken this call. This is what it is. आई थिंक आप कुछ भी डिसीजन लेते तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते ही, लेकिन शायद इस सिचुएशन में ये बेस्ट डिसीजन था जो एमसीएक्स ने लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, शायद वंस इन लाइफ टाइम टाइप की सिचुएशन है, फिर से कभी ऐसी सिचुएशन हो उसकी एक्सचेंज क्या तैयारी कर रहा है? इस पूरे लेसन से क्या पूरे इस एपिसोड से क्या लेसन है मार्केट के लिए, एक्सचेंज के लिए? Well, you see, even for the crude, we have almost all about 60% margin. If I am not mistaken, day for yesterday it was almost all 60% margin we had. So, and we have also a volatility margin. Sometimes because of the time difference, and next day morning when we come and then see what these international reference of prices are, these commodity prices are, accordingly we run additional margin files such that the markets are secure. Our priority is to secure the market. That's the topmost priority. Volumes and trading etc. comes later, but then we must secure the market. That's what it is. सर दो चैलेंज है इस वक्त। एक ये कि एक्सचेंजेस अगर पूरा वक्त खुले रखे जाएं तो कोरोना से जो लोग थोड़े से परेशान हैं या फिर डर है वो भी आ जाता है। दूसरी तरफ ना रखें तो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त इतने वोलेटाइल हैं कि ये जो कल हुआ एपिसोड क्रूड में वैसा होने का डर रहता है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाकर चलेंगे आप? Look, initial stages, the lockdown strictly has been followed along with the government guidelines. Subsequently, the relaxations have come, and we are going by those relaxations. And in the initial days,
although the SEBI related entities and the financial sector is deemed to have been a what you call an essential service, we didn't go ahead running the trading till 11:30 in the night. Now the police also started appreciating, yes, there is something called a stock market. The police on the street should know that stock exchanges are allowed to function, stock brokers are allowed to function, so we should let them go. So Absolutely. Because that awareness has come, and SEBI has done exceedingly well in lobbying with the state governments to ensure that these particular relaxations are granted to the stockbroking community and other players of the who's regulated by SEBI. So that is helpful now. That's the reason why we are again revising the trading timings. Because from day after tomorrow, we will be running full-fledged session. एब्सोल्युटली। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई थिंक आपने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो एक डिसीजन लिया और जो प्राइसिंग का, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगेगा कि हमें बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन आपने हमेशा समय समय पर उन्हें आगाह किया है। 15 अप्रैल को भी सर्कुलर था कि इसी तरह से सेटलमेंट होगा। तो अगर ठीक है, अब ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन मेरी समझ से एक्सचेंज ने बहुत सही और टाइमली डिसीजन लिया है। मृत्युंजय, टेक्निकली आप और रेड्डी साहब से जो पूछना चाहें, ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये पूरी बातचीत आप सुन रहे हैं कि क्यों ये फैसला लिया गया। एक सवाल मैं रेड्डी साहब आपसे और पूछना चाहता हूं। आपने हालांकि शुरुआत में इसका हिंट दिया है, लेकिन फिर भी मैं और थोड़ा इसमें डिटेल जानना चाहता हूं कि 350 करोड़ के आसपास का ये नुकसान वाला मामला सामने आया है, तो क्या इतने मार्जिन ब्रोकर के जमा हैं, मार्जिन को ब्लॉक कर दिया गया है, या मार्जिन और लेने की जरूरत पड़ेगी? और अगर और लेने की जरूरत पड़ेगी तो अगर मार्जिन में कुछ डिफॉल्ट की आशंका बनती है तो उसके लिए आपने क्या प्री प्लान किया है? As I have already told you, there's almost all 4,700 to 5,000 crores margins are with us. Okay, that's collaterals that are deposited by the broker. We have already, we have already blocked those margins with respect to these obligations. So absolutely no problem. As I said, tomorrow settlements will go through as if nothing has happened. ओके सर, एक सवाल और कि क्या बायर के तरफ से कोई लीगल मामला भी बनेगा? क्योंकि कुछ बायर ये कह रहे हैं कि जब आपने ट्रेडिंग का टाइम घटाकर 5 बजे तक किया था, तब आपको सेटलमेंट के जो नियम है उसको भी बदलने चाहिए थे और उसको भी कम करना चाहिए था। तो क्या लीगल ऑप्शन भी कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है बायर के पास? उसके लिए भी तैयार हैं आप? Look, these are all professional hazards. When you run business, so many issues do crop up, and we will deal with them. That's not an issue at all. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया PS रेड्डी साहब, सबसे पहले जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि -2884 का जो आपने प्राइस तय किया है, ये प्राइस क्यों तय किया है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ी खबर आ गई, जिस खबर का इंतजार आज दिन भर कमोडिटी मार्केट को था। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे और आपने सबसे पहले ये खबर जी बिजनेस पर देखी। हमने आपको डिटेल में बताया, हमने ये भी बताया कि एक्चुअली प्राइस सेटलमेंट का किस तरह से यहाँ पर होने चाहिए और क्या अलग अलग खबरें आ रही हैं। ये तमाम खबरें हमने आपको सबसे पहले बताई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।